इसका इस पूरी बातचीत का एक मकसद ये भी है कि केंद्र सरकार को मोदी जी को थोड़ा बटरिंग करना है, थोड़ा खुश करना है क्योंकि उनकी पार्टी के कई नेताओं के पीछे तमाम तरह की एजेंसियां लगी हुई हैं और आगे चल के उनका दायरा और भी बढ़ सकता है। तो क्या ये एक तरह की जो बैलेंसिंग एक्ट की बात हो रही है, जो ये है कि हम अपनी सरकार को भी चलाते रहें और मोदी को भी खुश करते रहें, क्या इस तरह की कोई चीज है इन बयानों में? मुकेश जी, ये जो शरद पवार जी का इंटरव्यू हुआ है लोकसत्ता नाम के एक अखबार के इसमें, वो सिर्फ फंक्शन किसी बुक का नहीं बल्कि उनके ऊपर जिस कॉपी टेबल बुक का विमोचन था वो नाम था अष्टावधानी। वैसे तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसका मतलब है कि अष्ट दिशाओं में से आने वाले पे सावधान रहने वाला व्यक्ति, उनके व्यक्तित्व का वैसे वर्णन उस बुक में है। लेकिन देखिए, उसमें सिर्फ इतनी छोटी सी एक बात होगी तो वो अनिल देशमुख के बारे में बिल्कुल नहीं बोलते। उन्होंने कहा कि अनिल देशमुख का 4 करोड़ का सिर्फ अभी तक उन्होंने दावा किया हुआ है ईडी ने, लेकिन 7,000 पन्नों की चार्जशीट, तब सप्लीमेंट्री चार्जशीट कल ही फाइल हुई, उसका भी जिक्र है उसमें। 700 पेज के पहले चार्जशीट का उन्होंने जिक्र किया। तो साफ तौर पे मुझे लगता है कि सिर्फ बफर तक संदीप जी का कहना सही है कि कुछ कोशिशें तो जरूर होती रहती है, इसलिए तो प्रफुल्ल पटेल जी भी जाते रहते। लेकिन दो सबसे बड़े मुझे उनके निशाने लगते हैं। कई निशाने तो उन्होंने अष्ट दिशाओं में वैसे लगाया, पूरा अगर इंटरव्यू ध्यान से पढ़े या सुने तो उसमें दो बड़ी बातें मुझे लगती है कि राज्य स्तर की, ये जो विधानसभा विधिमंडल का सत्र हुआ महाराष्ट्र के, उसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा बनाया था भाजपा ने वो था कि कहाँ है सीएम। यहां तक कि कुछ अखबारों ने फ्रंट पेज पे छाप दिया था कि सरकार यहां से गायब है। तो सबसे पहले तो उनका उसमें का जो एक बयान है उस इंटरव्यू में वो ये है कि देखिए, उद्धव ठाकरे और उनके सहयोगी, उन्होंने बाकायदा नाम भी लिए, कांग्रेस के नेता अशोक चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, बाला साहब थोरात, अजित पवार जो कि उनके पार्टी से डीसीएम बने, और बढ़िया ढंग से उद्धव ठाकरे यानी और उनके सहयोगी काम कर रहे करके उन्होंने एक बोल दिया। तो एक तरह से उन्होंने लोगों को मैसेज दे दिया कि भाई कुछ भी हो, हम अभी तक आघाड़ी सरकार के साथ ही है, उसमें कोई रुख बदला हुआ नहीं। रविंद्र जी ने जैसा कहा कि इस सरकार को लेकर शरद पवार का पूरा अपना एक प्रामाणिकता से उसके साथ डटे हुए नजर आते। इस सच्चाई उस इंटरव्यू में भी उस बयान से मुझे लगता है झलकती है। हालांकि बात करना अलग और असल में करना अलग वो होता है राजनीति में। दूसरी बात, केंद्र की ओर अगर बात करें तो देखिए, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये भी साफ कर दिया, ये बताने की कोशिश की, जताने की कोशिश की कि देखिए, अब के दौर में मैं नहीं चाहता हूं कि कोई प्रशासकीय बड़ी जिम्मेदारी ले लूं। यानी हर बार राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में उनके बारे में भले कई लोगों को अच्छा न लगे, लेकिन खौफ की वजह से अलग अलग राज्यों के, खासकर उन्होंने उस इंटरव्यू में भी जिक्र किया है पुराने वाले मामले का, जब वो केसरी जी के सामने चुनाव लड़े थे कांग्रेस के अध्यक्ष पद का, कि भाई उत्तर भारत के जो राज्य थे वो केसरी के साथ खड़े हुए, कांग्रेस के नेता, उनके प्रतिनिधि, और सिर्फ दक्षिण के राज्यों से मुझे समर्थन मिला। और उन्होंने खास जिक्र किया कि देखिए, वापस उन्होंने महाराष्ट्र के अस्मिता को भी कहीं ना कहीं छेड़ने का काम किया कि अगर उत्तर प्रदेश से मोदी जी जाके चुनाव लड़ते हैं और पूरे उत्तर प्रदेश समूचा अपने राज्य का एमपी करके उनके साथ खड़ा हो जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में ये होता नहीं है करके भी उन्होंने कहा है।